गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 के थर्ड लेक्चर में मैं आज बताने जाऊंगा डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि यूनिट नंबर 5 जो है बिल्कुल थियोरेटिकल है, तो उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चंस रहेगा जो थियोरेटिकल बेस्ड पूछा जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल होता क्या है, देखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ए बॉडी which is not in static equilibrium by virtue of some acceleration which it possesses can be brought to static equilibrium by introducing on it the inertia force which can be considered to be an external force। इसका मतलब क्या है, कोई भी, देखिए, पहले कोई एक बॉडी मान लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले कोई एक बॉडी मानेंगे, ठीक है, ये एक बॉडी या तो ये एक मास है, ये पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम में थे, लेकिन जैसे ही इस बॉडी के ऊपर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये मूव करने लगेगा। जैसे मान लीजिए, हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू जो ma है वही कॉन्सेप्ट हमें डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल का में यूज़ करना है। जैसे ये एक मास है, देखिए लिखा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी विच इज़ नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम बाय वर्च्यू ऑफ सम एक्सीलरेशन के कारण क्या है, जो भी बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे एक बॉडी है, उसमें एक एक्सीलरेशन लगा है, तो उस बॉडी को फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं दोबारा। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑन इट द इनर्शिया फोर्स, कोई इनर्शिया फोर्स के थ्रू। अब इसके लिए क्या होगा, एक स्प्रिंग मानते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन में जनरली क्या होता है, कोई मास स्प्रिंग में अटैच होते हैं। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम K हो गया। तो ये जो, जब ये बॉडी एक्सीलरेशन से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू F। सो फाइनली क्या होगा, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी ये फोर्स है और ये ma है वो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस होके वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वापस। दैट इज बाय द हेल्प ऑफ सम external force. That external force is the relative stiffness of the K. The inertia force is equal to mass times d। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, the inertia force जो है, inertia force जो है F, जो ये inertia force है, that will be equal to the ma mass into the acceleration, that is mass into the acceleration of the body, and x, ये inertia force कहाँ से act होगा, x through the center of the gravity CG of the body in the direction opposite to the acceleration। जैसे अगर एक्सेलरेट बॉडी इस तरफ हो रहा है तो ये फोर्स जनरेट, जो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इनर्शिया फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, which is equal to the mass into acceleration of the body। और ये जो इनर्शिया फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट होगा, सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी में। दैट इज नोन एज डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉगरिथमिक कर्व। लॉगरिथमिक कर्व क्या होता है, देखिए, जब हम लोग वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इन द स्टडी ऑफ वाइब्रेशन सिस्टम्स देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ टिपिकल प्लॉट्स इन्वॉल्व। यूजुअली लॉगरिथमिक कर्व्स आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस फेनोमेना इन वाइब्रेशन। इसका मतलब यही है कि जब हम लोग वाइब्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं तो बहुत सारा ऐसा, मतलब बहुत सारा कर्व्स मिलेगा जिनमें क्या है, प्लॉटिंग जो होता है वो लॉगरिथमिक स्केल में होते हैं, एंड दोज कर्व्स आर नोन एज लॉगरिथमिक कर्व्स, एंड दोज लॉगरिथमिक कर्व्स आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस फेनोमेना इन वाइब्रेशन। ऑल्सो दिस कर्व इज यूज्ड टू, ये जो लॉगरिथमिक कर्व है, इवन ये लॉगरिथमिक कर्व किस कारण के लिए यूज होते हैं, द कर्व इज ऑल्सो यूज टू मेजर द डैम्पिंग ऑफ ए वाइब्रेशन सिस्टम। जैसे एक सिस्टम वाइब्रेट हो रहा है तो उस सिस्टम में
जितने भी मैग्नीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हो रहे थे उस एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए हम लोग डैम्पर्स लगाएंगे। तो जब डैम्पर्स लगाएंगे तो उसमें जितने भी एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट हो रहे थे वो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाएगा बिकॉज ऑफ द डैम्पर्स, यूज ऑफ डैम्पर्स, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैम्पिंग। जैसे मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगा। जैसे पहले हम लोगों के जो साइनोसॉइडल ग्राफ है इस तरीके का है, सेम है, यहाँ पे जितने एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जितने एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जितना, सेम, बिल्कुल सेम है। लेकिन डैम्पर्स यूज़ करने के कारण क्या होगा, पहले वाला ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये कम होते जाएगा। एंड देखिए ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये उससे इससे पहले वाला से कम है, ये नेक्स्ट वाला से भी कम है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द डैम्पिंग ऑफ द वाइब्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक कर्व में और एक चीज हमें पढ़ना है, दैट इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रिप्रेजेंट्स द रेट एट व्हिच द एम्पलीट्यूड ऑफ ए फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन डिक्रीजेज। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते हैं तो कितने रेट पे या कितने स्पीड पे ये डिक्रीज होगा, दैट इज नोन एज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। Logarithmic decrement is defined as the ratio of the natural logarithmic of the any two successive amplitude। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, जैसे ये साइनोसॉइडल कर्व है, इसमें दो एम्पलीट्यूड है, एक्स ए और एक्स बी, लेकिन ये हमें पता है कि एक्स ए एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन एक्स बी एम्पलीट्यूड। अब जब हम लोग नेचुरल लॉगरिथमिक यूज करेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक ln ऑफ एक्स ए हायर बाय द लोअर इज इक्वल टू द 2 पाई इंटू द जीटा। ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, दैट इज जीटा। 2 पाई लॉगरिथमिक ऑफ एक्स ए बाई एक्स बी इज इक्वल टू 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस ऑफ जीटा स्क्वायर। ये हो गया लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के हिसाब से। जो भी रेशियो होगा एम्पलीट्यूड का, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो इज ए dimensionless measure which describes how oscillation in a system decay after a disturbance। डैम्पिंग रेशियो का मतलब क्या है? डैम्पिंग रेशियो जो है एक डायमेंशनलेस रेशियो है जिनको हम जीटा से दिखाते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी एक्सीलरेशन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस के कारण किस तरीके से वो डिक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीमेंट हो रहे हैं, तो उसी का नाम है डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो या कभी कभार डैम्पिंग रेशियो को डैम्पिंग फैक्टर से भी बोला जाता है। सो डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू द C बाई CC। C का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग एंड CC का मतलब है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट या क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग कोफिशिएंट बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इज नोन एज द डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान रखना, जब डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होते हैं तब वो सिस्टम ओवर डैम्प होगा। जब डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर 1 होगा तब सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। जब डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर लेस देन 1 होगा तब सिस्टम विल बी सेड टू बी अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तब सिस्टम क्या होगा? अंडर डैम्प्ड रहेगा। अब मैं और एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बताया था कि डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के हिसाब से जो स्प्रिंग और मास सिस्टम है उसमें मैं दिखा सकता हूँ दैट ma इज इक्वल टू द माइनस ऑफ k इंटू द फोर्स। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों का राइट हैंड साइड में फोर्स क्या आ रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गए, और यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू, लेकिन हमें पता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू फोर्स बाय डेल्टा। तो फोर्स क्या हो गया, स्टिफनेस इंटू डेल्टा हो गया माइनस। सो फाइनली क्या होगा, समेशन करने के बाद ये हो जाएगी एक्सेलरेशन को हम लोग दिखाएंगे डबल x डॉट,
व्हाट डू यू मीन बाय एक्स डॉट? एक्स डबल डॉट का मतलब क्या है? एक्स डबल डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। डबल डिफरेंशिएशन, ये चीज़ याद रखना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगी, सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी, और जो भी चीज़ें रहेगा अगर इसी टर्म्स पे रहेगा तो वो हो गया डिफ्लेक्शन। सो फाइनली एम ऑफ एक्स, एक्सेलरेशन को लिखेंगे एम ऑफ एक्स डबल डॉट प्लस द के ऑफ द एक्स इज इक्वल टू द जीरो। दिस इज फाइनली द इक्वेशन फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम एज पर द डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। बस इतना ही बोलना था। ओके, थैंक यू।